सभी साथियों को नमस्कार नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में एचटेट का ये मॉडल पेपर 8वां हल करेंगे और इसमें टॉपिक टॉपिक तो क्या सब्जेक्ट रहेगा हिंदी व्याकरण और हरियाणा जीके के पीछे आए हुए प्रश्न हैं। सभी एचएससी ने जो इतने भी प्रश्न पूछे हैं अलग अलग परीक्षाओं में वो रहेंगे और उसका विस्तार सहित आंसर होगा। तो आइए पहले हिंदी वाला पार्ट लेते हैं और ये भी देखो पेपर है आरपीएससी का, ठीक है ना। 2018 में आया हुआ पेपर था ये कोई। तो ये आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे सभी। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया, इनमें से किस विकल्प में कोई भी घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण होते हैं कि हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सभी और स्वर यह रेलवे है। तो देखो कौन सा घोष वर्ण नहीं है पूछा इसने। ए जे झ है ये। ग, इसमें भी ग आ गया। क त प, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें कोई भी घोष वर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं। तालव्य का मतलब समझते होंगे, जो तालों से उच्चारित हैं। तो तालों से उच्चारित कौन से हैं? ई जय से, ऊ कै ख, ते थे चे, ई बै भै। पहला जो ऑप्शन है आपका ई जय और से, ये तालों से उच्चारित हैं तीनों वर्ण। मैंने उच्चारण स्थान की ट्रिक बता रखी है। जिस साथी ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाके देख ले। सिर्फ 5 या 6 सूत्र आपको याद करने हैं बस। सभी जो उच्चारण स्थान हैं कभी भूलोगे ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और तालु का सूत्र कौन सा था तालव्य का? वो था इचुईसा, इचुईसा तालु, ये वाला था। ई से ई बन गई दोनों, च से च वर्ग कंप्लीट हो गया, ये से ये, और शा से सलगम वाला, ठीक है। ये है सूत्र बना रखे हैं बड़े गजब के। इनमें से ओष्ठ्य स्वर कौन सा है? ओष्ठ्य का मतलब जो होठों से बोले जाते हो, उच्चारण होता हो। तो जो ऊ और हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ ये जो है ये ओष्ठ्य वर्ण है, स्वर है ये। तो इसका आंसर एक हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से संघर्षी वर्ण कौन से हैं? तो संघर्षी कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? संघर्षी वर्ण है से और से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में सभी तत्सम शब्द हैं? सभी तत्सम पूछा है तो मुख बाहु चिबुक तीनों ही तत्सम है भाई। सिर में सिर तद्भव आ गया, कान भी तद्भव हो गया, आँख फिर तद्भव हो गई इसमें 3 ऑप्शन में, और चौथे में फिर जीभ तद्भव हो गई। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है उसमें तीनों शब्द जो है विकल्प क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? मकान, किवाड़, रेवड़ी और डंडा। तो इसमें है आपका देशज शब्द किवाड़। कौन सा है? किवाड़। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो इसमें तद्भव कौन से हैं भाई? तो इसमें तद्भव है ऑप्शन नंबर 4 वाले, हरख और छिन। तो हरख का तो तत्सम क्या हो जाएगा? हरख का हो जाएगा हर्ष, ठीक है। और छिन का हो जाएगा क्षण। क्या हो जाएगा? छिन का हो जाएगा क्षण।
ये वाला कमज़ोर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? उर्दू, कमाल, दातुन, कमीना। तो इसमें जो दातुन जो शब्द है, दातुन, वो इसमें विदेशी नहीं है। बाकी और क्या हो जाएगा? सभी शब्द विदेशी हैं। हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है। इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किसका हुआ है? हिमालय और गंगा दोनों ही व्यक्ति, हिमालय से निकली गंगा, तो ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक भाववाचक, ठीक है। बहना से बहाव, तो बहाव जो है वो भाववाचक हो जाएगी। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ऑप्शन नंबर 1 सही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भारत, भारतीय, भारतीयता और भारतवर्ष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भारतीयता। भारतीयता जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारत क्या हो गई? व्यक्तिवाचक, भारतीय हो गया विशेषण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है देना, सुनना, समझना, पढ़वाना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण पढ़वाना हो जाएगा, पढ़वाना, ऑप्शन नंबर 4। क्या होती है प्रेरणार्थक क्रिया? कि वो क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न देखो क्या है। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आपने तो कमाल कर दिया। इसमें तो है सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, अपने देश सेवा के लिए का पद भी त्याग दिया था। देखते हैं, तुम दिल्ली से कब आए? इसमें भी है आप बहुत अच्छा गाती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम के तुम और तुम का जिक्र नहीं हुआ है इसमें, और सभी में हुआ है। इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है? पुराना, ये नहीं है। कश्मीरी, भला, देसी। तो इसमें जो कश्मीरी जो शब्द है ये वाला, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। कश्मीर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इससे बन गया कश्मीरी। जैसे कश्मीरी सेब, ठीक है ना, कश्मीरी सेब, कश्मीरी विशेषण बन गया इससे। सेब कौन से हैं? कश्मीरी हैं। आगे देखो, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो इसमें बच्चे सारी मिठाई घर खा गए, श्याम के लिए राम राम और श्याम घूमने जाते हैं, नौकर कुत्ते को दूध पिलाते हैं। ये हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। एक तो इसमें कुत्ता हो गया एक कर्म, और दूसरा हो गया दूध। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? अचानक, दूर, आज, तथा। तो इसमें जो क्रिया विशेषण है वो तथा नहीं है। ठीक है ना, ये समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक है ये। अचानक क्रिया विशेषण कौन सी? ये हो जाएगी आपकी रीतिवाचक। दूर स्थानवाचक हो जाएगी, और आज कालवाचक हो जाएगी। तो ये तथा इसमें क्या है? ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये समुच्चय बोधक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक का उदाहरण है? तो किंतु, लगातार, अभी अभी, शाबाश। तो ये किंतु हो जाएगा नहीं, इसमें शाबाश हो जाएगा विस्मयादि बोधक का, शाबाश। ठीक है,
तो ये और तीनों क्या है, किंतु समुच्चय बोधक है ये, लगातार और अभी अभी, ये हो जाएंगे आपके क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द नहीं है क्योंकि यहाँ की परंतु। तो समुच्चय बोधक कौन सा नहीं है भाई, तो समुच्चय बोधक यहाँ पे यहाँ हो जाएगा, ये समुच्चय बोधक नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, और ये क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण रहेगी ये, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। भाई बीच बीच में अपने साथियों को शेयर कर दो भाई, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखो, निम्नांकित में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है, ही, भी, मैं, तक। तो इसमें जो मैं है वो निपात नहीं, वो सर्वनाम है मैं, और उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा ये, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक। आगे देखो, वाक्य रचना में पदक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सामान्य वाक्य में कर्म कर्ता के बाद आता है, सही है। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगता है, ये भी सही है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, ये भी सही है। और द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में आता है, ये गलत है भाई, क्योंकि द्विकर्मक क्रिया में जो गौण कर्म है, गौण कर्म वो पहले आता है और मुख्य कर्म जो है वो बाद में आता है। गौण कर्म सजीव होता है और मुख्य कर्म जो है वो निर्जीव होता है, तो यही इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। तो ये एक क्रिया दूसरी पर आधारित है, तो ये हो जाएगा संकेतार्थक वाक्य। कौन सा, संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1। निम्नांकित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए थे। श्रमिक और कृषक दिन रात परिश्रम करते हैं, यही हो जाएगा इसमें संयुक्त वाक्य, अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए थे, ये हो जाएगा इसमें। श्रमिक और कृषक दिन रात परिश्रम करते हैं, ये सरल वाक्य हो जाएगा। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यदि विद्यार्थी गहन ध्यान करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ये भी क्या, कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आगे देखो, निम्नांकित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है, कौन सा है। वृद्धि संधि में मैंने एक ट्रिक बताई थी, सभी की बता रखी है वैसे तो, कि भाई जहाँ भी आपको बीच वाले वर्ण पर, अक्षर पर जो है या तो औ की मात्रा दिखाई दे या फिर आई की मात्रा हो, वो ये समझो कि वृद्धि संधि है वो। तो इसमें कौन से में है, तो इसमें सदैव, ये देखो ये रही, ये वृद्धि संधि है, और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद बनेगा इसका सदा और एव। ठीक है, सदा और एव हो जाएगा इसका। जब मैं दिल्ली में था तब स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में किस तरह का आश्रित उपवाक्य है। अब आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो 3, कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, जो चौथा दे रखा है इसने, संज्ञा विशेषण ये नहीं हो सकता, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जब मैं दिल्ली में था तब स्वयं खाना बनाता था, तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा ये। आगे देखो भाई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। मातृनुमति शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें संधि कौन सी बनी भाई, तो इसमें बन जाएगी यण संधि, और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका विच्छेद होगा मातृ प्लस अनुमति।
मातृ प्लस अनुमति हो जाएगा, मातृनुमति। री से परे कोई भी स्वर हो बिन स्वर तो क्या बन जाएगा इसका, रे बन जाएगा आधा। आगे देखो, इनमें से किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का बोध है। तो विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमा का बोध कहाँ संबंध पाया जाता है, ये पाया जाता है कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में। आगे देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द आपादान तत्पुरुष समास के हैं। इनके दोनों तीनों जितने भी हैं आपादान तत्पुरुष के होने चाहिए। वो पच्चू, देश निकाला, पथ भ्रष्ट, विद्यालय, विद्यालय नहीं है इसमें, विवाहेतर, राजमाता ये भी नहीं है, वनवास है, दयादर ये नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। पदच्युत का मतलब होता है पद से हटाना, पद से निष्कासित करना, और देश निकाला, देश से निकाला, देश और से किसी का अलगाव बोध हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का इसका दोनों ये अपरांत पुरुष के उदाहरण हैं। अगला देखिए, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो बतौर, सादगी, अलविदा और बेवजह। तो इसमें उपसर्ग रहित जो शब्द है वो सादगी है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में एक मूल शब्द है सादगी। बतौर में बे उपसर्ग है, अलविदा में अल उपसर्ग है, और बेवजह में बे उपसर्ग है। आगे देखो, निम्नांकित में से तदित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। बुराई, सिलाई, लड़ाई, कटाई। तो इसमें जो है तदित प्रत्यय वाला जो शब्द है वो बुराई है, ठीक है। बुराई जो तदित प्रत्यय है वो संज्ञा और विशेषण में के साथ जुड़कर उनसे कोई नया शब्द बनाते हैं, और जो कृत प्रत्यय हैं वो जुड़ते हैं सीधे धातु के साथ, ठीक है। तो इसमें बुराई जो शब्द है वो तदित प्रत्यय वाला शब्द है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। उन्नत, तन्मय, प्रत्युत्तर, अनार। तो इसमें जो है अनार में नहीं हुआ किसी प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग। अनार अपने आप में एक मूल शब्द है। उन्नत में उत प्रत्यय है, तन्मय में तत् प्रत्यय है, और प्रत्युत्तर में प्रति उपसर्ग है, प्रति, ठीक है। आगे देखो, इनमें से किस शब्द में ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। सर्प, गायक, राघव और पांडव। तो इसमें सर्प जो शब्द है उसमें ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखो भाई, निम्नांकित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। हाथ, पानी, करी। हाथ और पानी तो हाथ के हैं, करी नहीं होता, कर होता है हाथ, करी होता है हाथी का। कान, कर्ण, रदन ये भी गलत है। मेंढक, दादुर, मंडूक ये सभी पर्यायवाची हैं मेंढक की। दादुर, मेंढक और मंडूक ये हो जाएगा इसमें। ग्रह आगे है, निम्नांकित में से किस युगम शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। तो ग्रह और गृह, तो ग्रह नक्षत्र होते हैं और ग्रह घर होता है, सही है। नर, नार, नर पुरुष होता है और नार स्त्री होती है, सही है। दिन और दीन, दिन दिवस होता है और दीन होता है गरीब या दयनीय, ये भी सही है। प्रेषण और प्रेक्षण, प्रेषण इसने दे दिया देखना और प्रेक्षण भेजना, उल्टे दे दिए। प्रेषण तो होता है भेजना और प्रेक्षण का मतलब होता है देखना, तो यही इसमें सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में
विलोम शब्द नहीं है। तो देखो, उचित अनुचित ये सही है, अपकार उपकार ये भी सही है, आरोह अवरोह है ये भी सही है, विज्ञ अभिज्ञ ये गलत है। विज्ञ का मतलब होता है जानने वाला और अभिज्ञ का मतलब भी जानने वाला होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो उसका मुझे 4 आंसर हो जाएगा। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम इस वाक्य के लिए उपयुक्त कौन सा होगा? तो ये हो जाता है वात्सल्य, ऑप्शन नंबर 3। जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसके लिए होता है अप्रिमेय, अप्रिमेय होता है, अप्रतिम अविकल्प, ये हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें, अप्रिमेय। अगला है इनमें से कौन सा शब्द हंस शब्द का अर्थबोधक नहीं है? तो सूर्य भी होता है, आत्मा भी होता है, पक्षी विशेष भी हो गया, हिंसा नहीं होता इसका, हिंसा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। अगला है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? माधुर्यता, मंत्रित्व, लब्ध प्रतिष्ठित और ज्योत्सना। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? मंत्रित्व हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। माधुर्यता नहीं होता, या तो होता है मधुरता या फिर होगा माधुर्य, ठीक है। अब तीसरे में क्या गलती है? तीसरा लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, ये होता है लब्ध प्रतिष्ठी, लब्ध प्रतिष्ठ, ये होता है लब्ध प्रतिष्ठ। और ज्योत्सना में क्या गलती है? ज्योत्सना इस प्रकार से आएगा, ज्योत्सना, से भी इसमें आधा आएगा, ठीक है, से भी आधा आएगा इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये सही है इसमें। कौन से विकल्प सभी शुद्ध शब्द हैं? अत्योक्ति, गौरव, भृत्य, इसमें भृत्य गलत है, भृत्य ऐसे आएगा, ऐसे। महात्म्य, जिह्वा, अंत्याक्षरी, ये तो तीनों ठीक है भाई। विपन्नावस्था, पारितोषिक, स्वावलंबन, इसमें विपन्नावस्था आधा न आएगा, 2 नहीं आएंगे। प्रज्वलित में 1 जा आएगा, ये ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही हो जाएगा, ये तीनों शब्द शुद्ध हैं इसके। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें हो जाएगा, वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, यह चीज़ आप उन्हें दे दीजिए। वहाँ लोग बहुत से बेहाल लोग बेहाल पड़े थे, बेहाल नहीं बेहोश हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो, अगला है मराठी की लिपि देवनागरी, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मराठी की लिपि देवनागरी है, ठीक है, ये देखते हैं आगे। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें, ये गलत है, सौभाग्यवती कन्या लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सौभाग्यवती आ जाएगा यहाँ पे। और कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, ये भी गलत है। यह मेरी ही हस्ताक्षर है, ये भी गलत है, यहाँ पे आएगा यह मेरा ही, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, ये आएगा, क्योंकि हस्ताक्षर जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? 1 सही हो जाएगा। तो ये तो थे दोस्तों हिंदी व्याकरण के। अब आते हैं हरियाणा जीके पर। तो देखिए, हरियाणा जीके में आज पढ़ेंगे हरियाणा का भूगोल, ठीक है। तो देखो, पहले है भौगोलिक संरचना, इसके प्रश्न हैं
देखो ये यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है प्रश्न, ये कि पहला प्रश्न पूछ रहा है कि शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती। अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, पंचकुला, अप्रयासित। ये तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, जो अरावली शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो सिरसा में नहीं पाई जाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ये 3-4 बार पूछा गया प्रश्न ये। अब इस प्रश्न का विस्तार देखिए। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला जिले में शिवालिक पहाड़ी का विस्तार है। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण रेत, पत्थर, गाद, बजरी तथा मलबे आदि के संचयन से हुआ है। संचयन का मतलब इकट्ठा होने से। शिवालिक श्रेणियों का विस्तार सिरसा जिले में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही है। अगला प्रश्न है, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है। महेंद्रगढ़, झज्जर, हिसार, भिवानी। तो किसके साथ, तो इसकी हिसार के साथ जो है वो सीमा नहीं लगती है। ठीक है, और चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे ज़िले हैं कि जिनका किसी भी राज्य के साथ जिनकी सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है ना, डिटेल देखिए इसकी। हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर चरखी दादरी को 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया। यह झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ सीमा साझा करता है, जबकि हिसार के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए, तो कोई खास नहीं है, जो कई बार जो प्रश्न आए हुए। देखो, खालिस्तान हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। तो क्या कड़ी है वो, ये है मोरनी की पहाड़ियाँ, जो कि पंचकुला में है। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, मोरनी की पहाड़ियाँ ही हैं। तो इसका विस्तार देखिए क्या है। मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं, जो 2 समानांतर श्रेणियों में फैली हुई हैं। मोरनी गांव समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये हो जाएगा इसका। हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो ये वैसे तो 20वां स्थान आता है, तो लेकिन इसके नज़दीक जो है वो हम 21वां कर देंगे। ठीक है ना, इसमें 20 तो है नहीं, लेकिन इसमें 21वां है, इसके नज़दीक लगता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखो, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भाई, ये बहुत बार। तो ये जो नाम है इसका करो चोटी जो है वो मोरनी पहाड़ी का सबसे पीक पॉइंट है। करो चोटी हरियाणा हिमाचल सीमा पर ग्राम चूरी के पास स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्राम चूरी के पास। आगे देखो क्या है, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है। देखो भाई कितनी बार पूछा गया ये, एक बार ही बता दूं, ये तो पंचकुला में है जो पहले बताया था मैंने। अब देखो कितनी बार पूछा गया ये, कम से कम 6-7 बार पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको देखना जरूरी है जो पीछे आए हुए हैं। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है। तो जो मैदानी जो भाग है, ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा इसका। मैदानी भाग जो है वो सबसे बड़ा है।
आगे देखो, खालिस्तान शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। तो ये सुखना झील जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, सुखना झील। दमदमा ये फरीदाबाद में है। भिंडावास झील ये झज्जर में रहेगी आपकी। आगे देखो, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? तो ये कहलाएगी आपकी अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है ना, अरावली पर्वत श्रेणी कहलाएगी। इसका विस्तार देख लो। अरावली रेंज उत्तरी पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह श्रृंखला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद गुजरात में समाप्त होती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। ये देखो, गुरु शिखर। और मोरनी की करोह, ये ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 1722 मीटर, यानी कि 5650 फीट। आगे देखिए, अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है। फरीदाबाद, रोहतक, गुड़गांव, हिसार। तो गुड़गांव में जो है इसकी उपस्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों और मैदानों के बीच योजक है? तो क्या है योजक इसमें, कौन सा है? तो ये आपकी मोरनी पहाड़ियां हैं, मोरनी पहाड़ियां। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक क्षेत्र में भागों में बांटा गया है। तो ये 5 भागों में बांटा गया है, ये 5 भौगोलिक भागों में। अब ये देखो विस्तार इसका। हरियाणा को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया। बांगर मैदान या लहरदार, यानी कि रेतीला, 230 से 350 मीटर। घग्गर यमुना का मैदान 300 मीटर से नीचे। अरावली पर्वत श्रेणियाँ 300 से 600 मीटर। और शिवालिक पहाड़ियाँ और गिरिपद मैदान। हरियाणा राज्य पश्चिमी और दक्षिण में खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है, राजस्थान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। शिवालिक पहाड़ी खालिस्तान जिले में स्थित हैं। ये फिर पूछ लिया। तो शिवालिक जो पहाड़ी हैं वो अंबाला में स्थित हैं, इस प्रश्न के अनुसार, ऑप्शनों के अनुसार। वैसे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन सभी में इसका विस्तार है। हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो क्या हो जाएगा ये इसका आंसर? तो इसका कर्क रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा। इसका विस्तार देखिए। हरियाणा कर्क रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 28 से 66 डिग्री 36 है तथा अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 से 23 डिग्री 55 है। हरियाणा भारत का भू आवेष्टित राज्य है। ठीक है, आगे देखो। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? ये पूछ लिया फिर प्रश्न। इनकी सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी हो जाएगी? अरावली का पूछा है इसने ये। तो अरावली का तो कौन सा है इसमें? अरावली का है डोसी की पहाड़ियाँ। ठीक है, डोसी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है। तो ये हिमालय रेंज, टाइगर हिल्स, विंध्य, ये नहीं है।
तो ये अरावली के रूप में इसको देखा जाता है, अरावली। ऑप्शन नंबर सी। किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल हैं? तो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ से, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित हैं। तो किस में स्थित है? ये दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में, राजस्थान से लगती हुई। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखो, दो चार और देख लो। हाँ, निष्कर्ष ए, हरियाणा एक मैदानी राज्य है। कारण आर, इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है। तो ए था, दोनों सत्य हैं, तो इसकी जो है दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये आपका यमुना घग्गर का मैदान जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है इसमें देख रखा है, ये अंबाला, यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, हिसार जिलों में फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो ये नहीं है आपका अंबाला में। अंबाला में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से इन नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेवात पहाड़ियाँ, ठीक है ना, मेवात की पहाड़ियाँ के इस नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार देखो एक बार। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है और अपने वर्तमान स्वरूप में यह अवशिष्ट पहाड़ियों में सिमट गई है। विष्णु पुराण में इसे सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत, परिपत्र पर्वत कहा गया है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण हिस्से को स्थानीय रूप से मेवात पहाड़ियाँ नाम से जाना जाता है। यमुना नदी हरियाणा और खालिस्तान के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। तो कहाँ बनाती है? ये उत्तर प्रदेश में बनाती है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अच्छे प्रश्न थे, हरियाणा जीके से आए हुए प्रश्न हैं सारे, और आपके हिंदी व्याकरण वाले। तो मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।